जय माता दी सभी के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। अगली क्लास में आपका स्वागत करते हैं मित्रों। आज मैं आपको महाकाव्य की क्लास लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा महाकाव्य का क्या लक्षण है दोस्तों। वैसे लक्षण सब जानते हैं, लेकिन इसमें से क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं, क्या इसमें विशेष फैक्ट हैं, वो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा यहाँ पर। यानी कि महाकाव्य में कितने सर्ग आपके होने चाहिए, नायक और नायिका के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। कौन कौन से नायक हो सकते हैं, कौन सी नायिका होती हैं, कितने प्रकार उनके होते हैं। रस की बात करें तो रस के विषय में क्या मेन तथ्य इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अर्थ प्रकृति, कार्यावस्था है, नाटक की संधियां कौन कौन सी होती हैं, कथानक किस प्रकार का होना चाहिए, मंगलाचरण कितने प्रकार का हो सकता है, रस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, सर्ग का नामकरण कैसे किया जाता है, छंद प्रयोग के विषय में और उद्देश्य क्या होता है। ये तमाम सारे बिंदुओं पर इसमें आपको मेन तथ्यों को बताया जाएगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले एग्जाम में जो कुछ भी मैटर आया है इस टॉपिक से लेकर के, तो वो भी यहां पर समाहित किया गया है। तो चलिए महाकाव्य का लक्षण बताते हैं आपको। इसमें जुड़े जितने भी तथ्य हैं उनकी भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और यदि हमारा कोर्स आप लेना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करिए, ठीक है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, महाकाव्य लक्षणम। महाकाव्य का लक्षण, महाकाव्य का शास्त्रीय लक्षण साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने प्रस्तुत किया है। जो लक्षण हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो साहित्य दर्पण का ही हम अच्छे से समझते हैं और इसमें सबसे अच्छा बताया गया है। तो इसी को हम सब लोग जानते हैं और इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक बार हम आपको यहाँ पर पढ़ के बताते हैं। ये है हमारा महाकाव्य का लक्षण। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैकुनायके सुरः सद्वंश क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एकवंश भवा भूपः कुलजा भैवोऽपि भा श्रृंगारवीर शान्तः नामेको अंगिरसिष्यते अंगानि सर्वेऽपि रसा सर्वे नाटक संधयः इतिहासोद्भव वृत्तमन्यद् वा सज्जनाश्रयम् चत्वार तस्य वर्गा स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत् आदौ नमस्क्रिया शीर्वा वस्तु निर्देश एव वा क्वचिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् एकवृत्तमयै पद्यैर् अवसाने अन्यवृत्तकैः नाति स्वल्प नाति दीर्घः सर्गा अष्टाधिका इह नानावृत्तमया क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते सर्गान्ते भावि सर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत् कवेरवृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वाः नामाश सर्गोपादेयः कथया सर्गनाम तु। ये हमारा महाकाव्य का लक्षण है। अब इसमें क्या विशेष है इसको मैं हिंदी में आपको समझाता हूं, ठीक है। संस्कृत में तो हो सकता है पूरा अच्छे से समझ में आएगा भी नहीं। मैं एक एक लाइन को आपको समझाता हूं। हर लाइन में आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है, हर लाइन से प्रश्न बन सकता है। तो चलिए सबसे पहली लाइन देखते हैं। कहा जा रहा है, देखिए, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायक है सुर है। इसका मतलब है कि महाकाव्य की जो कथा है ना, वो सर्गों में विभाजित होती है। सर्गबद्धो यानी सर्गों में विभाजित होती है। अब कितने सर्ग होने चाहिए, ये यहां पर प्रश्न बन सकता है कि महाकाव्य जो होता है वो होता है कैसा, सर्गबद्ध होता है महाकाव्य। इस पहली लाइन से कई बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है। आप सेकंड की तैयारी करो, फर्स्ट की करो, रीट की करो, सब जगह आपको यहां से प्रश्न मिलेंगे। तो ये सवाल पूछा गया है कि महाकाव्य होता है, सर्गबद्ध होता है, ऐसा आपको आंसर समझना होता है। अब प्रश्न आती है कि हमारे महाकाव्य में कितने सर्ग आपके होते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि कम से कम आपके महाकाव्य के अंदर 8 सर्ग होने चाहिए। कम से कम कितने, 8 सर्ग। और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 8 सर्ग तो होने ही चाहिए।
यदि 8 सर्ग नहीं है तो वो महाकाव्य की श्रेणी में नहीं माना जाएगा इस लक्षण के अनुसार। एक बात तो ये आपको समझनी है। और दूसरी बात हमने कहा कि सर्गबद्ध होना चाहिए, सर्गों में विभाजित होना चाहिए। आगे कह रहे हैं इसी में कि तत्रैव को नायक है सुर है। यहां कह रहे हैं कि जो नायक होगा, ठीक है, इसमें जो नायक होता है वो कोई देवता हो, ऐसा कहा जा रहा है। सुर यानी देवता होता है, यानी कि इसका जो नायक है कोई देवता, अथवा आगे लिख रहे हैं नीचे की लाइन में, एक वंश क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वित है। यानी महाकाव्य के अंदर जो नायक होता है ना, वो नायक या तो कोई देवता हो, या तो कोई देवता हो, अथवा धीरोदात्त गुणों से युक्त, लिख रहा है धीरोदात्त गुणान्वित है। धीरोदात्त गुण क्या होते हैं, धीरोदात्त नायक क्या होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। नायक और नायिका में दोनों में डिफरेंस बताऊंगा और उनके प्रकार भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी आपको यह समझना है कि जो महाकाव्य में नायक होता है वो या तो कोई देवता हो अथवा धीरोदात्त गुणों से युक्त कोई उच्च कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हो सकता है, ऐसा यहां पर बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सदवंश, सदवंश का मतलब क्या होता है, अच्छा कुल हो या उच्च कुल हो। उस उच्च कुल या अच्छे कुल में या वंश में उत्पन्न क्षत्रिय, यानी कोई क्षत्रिय होना चाहिए, ऐसा इसका मतलब है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। दोबारा सुन लो, इसका जो नायक है कोई देवता अथवा धीरोदात्त गुणों से युक्त कोई अच्छे या उच्च कुल में उत्पन्न क्षत्रिय होना चाहिए। आगे लिख रहे हैं, देखिए यहां से, एक वंश भवा भूपा कुलजा भैवो पिवा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक वंश भवा भूपा कुलजा भैवो पिबा, मतलब एक ही वंश में, एक वंश भवा भूपा, एक ही वंश में उत्पन्न अनेक राजा, भूप यानी राजा होता है, तो एक ही वंश में उत्पन्न अनेक राजा भी इसके नायक हो सकते हैं। बात समझे कि नहीं? देखिए कह रहे हैं कि एक ही वंश में उत्पन्न अनेक राजा भी इसके नायक हो सकते हैं। ये यहां लिखा हुआ है, एक वंश भवा भूपाहा कुलजा बहवो पिबा, यानी कुल से संबंधित एक वंश में उत्पन्न अनेक राजा भी इसके नायक हो सकते हैं। ये इस लाइन का मतलब आपको समझना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगली जो पंक्ति है उसमें क्या कहा जा रहा है सुनिए। कह रहे हैं यहां देखिए, श्रृंगार वीर शांता नामे को अंगिरस इष्यते। अब देखिए यहां पर रस की बात आती है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि श्रृंगार, वीर और शांत, तीन रसों की बात आई है, यानी तीन का नाम आया है, श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस। इन तीन रसों में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए। समझ रहे? अंगिरस होना चाहिए, यानी अंगिरस का मतलब होता है प्रमुख रस या मुख्य रस, प्रधान रस, अंगिरस। श्रृंगार, वीर, शांत, इन तीन रसों में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए। और इसके बाद में कह रहे हैं कि अंगानि सर्वेपि रसाः सर्वे नाटक संधयाः, और कह रहे हैं कि जो अन्य रस है ना वो उसके सहायक होने चाहिए, यानी एक रस तो मेन होना चाहिए। कौन कौन से रसों में से? सिर्फ तीन रसों का नाम आ रहा है यहां पर, यानी श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस। इन तीनों रसों में से एक रस प्रधान हो, इसके अलावा जो अन्य रस हैं वो सहायक होने चाहिए। यहां आपको ऐसा समझना है। आगे लिख रहे हैं इसमें, अंगानि सर्वेपि रसा सर्वे नाटक संधयाः। इसके अंदर जो नाटक की सारी संधियां हैं ना उनको भी स्थान दिया जाना चाहिए। नाटक की जो जो संधियां होती हैं उन सबको, नाटक की संधियों को मतलब स्थान देना चाहिए। बात समझ में आई? इसमें यह कहा जा रहा है कि नाटक के अंदर जो जो संधियां होती हैं, आपको पता होगा कि नाटक के अंदर 5 संधियां होती हैं। कितनी संधियां होती हैं? 5 संधि होती है नाटक के अंदर। एक होता है मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। ये 5 संधियां हैं। इन पांचों संधियों को महाकाव्य में स्थान दिया जाना चाहिए। ये इस लाइन का मतलब हो जाता है।
ठीक है, अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि हर लाइन से आपका प्रश्न बन रहा है, हर लाइन से, इसलिए हर लाइन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलिए, आगे लिख रहे हैं इतिहासोद्भव वृत्तमन्यद व सज्जनाश्रयम। इसका क्या मतलब है, आगे सुनिए। इसमें कह रहे हैं कि इतिहासोद्भव, इतिहासोद्भव यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि काव्य का जो कथानक है आपका, इतिहासोद्भव वृत्तम, वृत्तम यानी कथानक, अन्यत व सज्जनाश्रयम यानी जो हमारा काव्य यानी कि महाकाव्य है उसका जो कथानक है वो ऐतिहासिक होता है, और यदि ऐतिहासिक ना हो तो किसी सज्जन व्यक्ति से संबंध रखने वाला होना चाहिए, ऐसा इस लाइन का मतलब है। इतिहासोद्भव वृत्तम यानी इतिहास से संबंधित इसका वृत्त होना चाहिए, कथानक होना चाहिए, ठीक है। इसका जो कथानक होगा वो इतिहास पर आधारित होना चाहिए। यदि इतिहास पर आधारित नहीं हो तो अन्यतवा सज्जनाश्रयम, या ऐसा नहीं हो मान लो तो फिर किसी सज्जन व्यक्ति से संबंध रखने वाला होना चाहिए। क्या, कथानक, तो कथानक कैसा होना चाहिए, सज्जनाश्रयम या इतिहासोद्भवम वृत्तम। इन लाइनों में से प्रश्न बन सकता है। प्रश्न बन गया कि महाकाव्य का कथानक होना चाहिए, इतिहासोद्भवम होना चाहिए, इसके अलावा सज्जनाश्रयम होना चाहिए, ऐसे आपको समझना है। आगे चलिए, अगली लाइन में भी काफी इंपॉर्टेंट जानकारी छुपी हुई है, देखिए क्या है। कह रहे हैं चत्वारः तस्य वर्गाः स्युः तेष्वेकं च फलम भवेत्। इसका मतलब है मित्रों, आपको पता है कि 4 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 4 वर्ग। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे 4 वर्ग हैं, सब जानते हैं। इसमें लिखा गया है कि इसमें 4 वर्गों में से कोई एक फल के रूप में होना चाहिए आपका, चारों वर्गों में से। चत्वारः तस्य वर्गाः स्युः तेष्वेकं च फलम भवेत्, यानी जो हमारे 4 वर्ग हैं उन 4 वर्गों में से कोई एक आपका फल के रूप में होना चाहिए। चाहे वो धर्म हो सकता है आपका फल के रूप में, या अर्थ हो सकता है फल के रूप में, काम हो सकता है फल के रूप में, या फिर मोक्ष हो सकता है फल के रूप में, लेकिन होना चाहिए, ये यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस लाइन का आप मतलब समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे चलो, आगे लिख रहे हैं आदौ नमस्क्रिया शीर्वः वस्तु निर्देश एव वा क्वचिन निंदा कलादीनाम सताम चे गुण कीर्तनम। देखिए यहां बताया जा रहा है कि उसके आरंभ में, आदव यानी प्रारंभ में या स्टार्टिंग में, नमस्क्रिया और शीर्वा ऐसा लिख रहा है ना, तो नमस्क्रिया आशीर्वा ऐसा इसको समझे हम, यानी कि प्रारंभ में नमस्कार, आशीर्वाद तथा मुख्य कथा की ओर संकेत के रूप में मंगलाचरण होना चाहिए। वस्तु निर्देश, वस्तु निर्देश का मतलब यह है कि मुख्य कथा की ओर संकेत करे, ऐसा होना चाहिए। क्या, मंगलाचरण। दोबारा सुन लो, आदौ नमस्क्रिया शीर्वा वस्तु निर्देश एव वा, यानी कि उसके प्रारंभ में नमस्कार, आशीर्वचन तथा मुख्य कथा की ओर संकेत के रूप में मंगलाचरण विद्यमान रहता है इसके अंदर, ऐसा मंगलाचरण होना चाहिए। आगे कहा जा रहा है क्वचिन निंदा खलादी नाम सताम चे गुण कीर्तनम। और क्या कहा जा रहा है, खल आप जानते हैं, खल का मतलब होता है दुष्ट लोग, और आप इसमें लिख रहे हैं सताम, सताम का मतलब सज्जन लोग होता है। इसमें कहीं कहीं दुष्टों की निंदा और सज्जन लोगों की प्रशंसा भी है। गुण कीर्तनम यानी प्रशंसा, किनकी प्रशंसा, सताम, सताम यानी सज्जन पुरुषों की, इसमें प्रशंसा का भी प्रसंग आता है। और कहीं कहीं पर जो बुरे या दुष्ट लोग हैं उनकी निंदा की भी बात इसमें की जाती है, ऐसा इसका मतलब आपको समझना है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिख रहा है। आगे लिखा हुआ एक वृत्तमय ही पद्यैरवसान अन्य वृत्तकैहि नाति स्वल्पा नाति दीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह। इसका क्या मतलब है, सुनिए। इसका मतलब है कि इसमें सर्गों की संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए।
अष्टाधिका इह सर्गा, 8 से अधिक होनी चाहिए। और नाति स्वल्पा नाति दीर्घा, न तो मतलब बहुत छोटे हों और ना ही बहुत बड़े हों, ऐसा मतलब है इसका। यानी उन सर्गों का आकार बहुत छोटा नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ना तो अति दीर्घ और ना अति स्वल्प। ठीक है। और कह रहे हैं कि एक वृत्तमयी पद्येर अवसाने अन्य वृत्त कही, यानी प्रायः प्रत्येक सर्ग में, समझना अच्छे से, प्रायः प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। वृत्त यानी छंद होता है, क्या? वृत्त यानी छंद। पूरे सर्ग के अंदर, जैसे मान लो हमारा पहला सर्ग है तो पहले सर्ग में पूरे सर्ग के अंदर एक ही छंद होना चाहिए। फिर कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि अवसाने अन्य वृत्त कही, लेकिन लास्ट में, सर्ग के अवसान में छंद परिवर्तन उचित है, छंद का परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा यहां आपको बताया जा रहा है। तो इनकी मैं आपको आगे और थोड़ा सा विशेष फैक्ट के रूप में इनके एक एक में उदाहरण भी समझाऊंगा आगे, एक एक दो दो और भी कोई महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे तो वो मैं आपको अलग से और बताऊंगा अभी आगे। ठीक है ना। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए और लास्ट में आप छंद परिवर्तन कर सकते हैं। और संख्या बात करें हम सर्गों की तो 8 से अधिक होने चाहिए कम से कम, और बहुत बड़ा आकार नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा आकार भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे आगे चलो, आगे कह रहे हैं इसमें देखिए यहां से, नानावृत्तमया क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते सर्गान्ते भावी सर्गस्य कथाया सूचनम भवेत। मतलब इसका यह है कि नानावृत्तमय, नाना यानी अनेक, कहीं कहीं सर्ग में विविध छंदों का प्रयोग भी हो सकता है। नानावृत्तमय क्वापि यानी कहीं कहीं पर अनेक छंदों का भी प्रयोग हो सकता है। सर्गः कश्चन दृश्यते, प्रत्येक सर्ग के अंत में आगे आने वाली कथा की सूचना होनी चाहिए। यानी सर्गान्ते भावी सर्गस्य, यानी जैसे मान लो कोई सर्ग है और सर्ग का लास्ट हो रहा है तो सर्ग के लास्ट में आने वाला जो सर्ग है उसमें क्या कथा है उसकी सूचना आपको मिल जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। समझ रहे हैं। लास्ट यानी कि जैसे सर्ग का लास्ट हो रहा है तो सर्ग के लास्ट में आने वाली कथा की सूचना होनी चाहिए, ऐसा आपको यहां समझना होता है। क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये इस लाइन का मतलब है सर्गान्ते भावी सर्गस्य कथाया सूचनम भवेत। आगे इसमें लिख रहे हैं देखिए, एक यहां पर हमारा एक श्लोक या 2 लाइन और मान लो, कबीर वृत्तस्य बानाम्नः नायकस्येतस्तरस्य वाह नामाश्य सर्गोपादेय कथया सर्ग नाम तू। मतलब इसका यह है कि महाकाव्य का जो नामकरण है ना वो कवि या तो कवि, देखो जो इसका वृत्त होगा वो या तो कवि या कथा वस्तु नायक अथवा किसी अन्य चरित्र के नाम पर होना चाहिए, और सर्गों का नाम सर्गगत कथा के आधार पर होना चाहिए। बात समझे कि नहीं। नामास्य सर्गो उपादेय कथया सर्ग नाम तू, यानी जो सर्ग का नाम हम इसमें रखते हैं वो सर्ग के अंदर क्या कथा दी गई है उस कथा के आधार पर होना चाहिए। और कह रहे हैं कि जो महाकाव्य का नामकरण होगा वो कवि के नाम पर हो सकता है, कथा वस्तु के आधार पर हो सकता है, या फिर नायक के नाम पर हो सकता है, या किसी अन्य चरित्र के नाम पर या आधार पर भी हो सकता है। यहां इसका यही मतलब है। ठीक है। अब इसमें एक मैं एक्स्ट्रा लाइन और बता रहा हूं, हालांकि वो इसी में थी लेकिन वो इसमें लिखना भूल गए, ऐसे मान लो आप, लेकिन मैं उसका अर्थ आपको समझा रहा हूं। उसमें कहा जा रहा है कि इसके अंदर संध्या, सूर्य, चंद्र, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रातः काल, मध्याह्न और शिकार, ऋतु, वन, समुद्र, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, युद्ध, यात्रा, विवाह, मंत्र, पुत्र और अभ्युदय इत्यादि का यथा अवसर सांगोपांग वर्णन होना चाहिए। महाकाव्य में इन सब का वर्णन भी होना चाहिए। बहुत सारी जगह संध्या का वर्णन मिलेगा, सूर्य का, चंद्रमा का, रात्रि का, अंधकार का, दिन का, प्रातः काल का, शिकार का, ऋतु का, वन का, स्वर्ग, मुनि, नगर, यज्ञ, युद्ध, यात्रा, विवाह, मंत्र, पुत्र इत्यादि। इनमें से इनका आपको क्या है, इसके अंदर सांगोपांग वर्णन होना चाहिए। ठीक है। एकदम बिल्कुल प्राकृतिक वर्णन ऐसा होना चाहिए। तो ये हमने आपको बताया कि महाकाव्य के लक्षण में
क्या क्या विशेष है। तो इस तरह से मित्रों अभी हमने आपको महाकाव्य का लक्षण क्या है वो हमने समझाया। इसमें हर एक एक लाइन को मैंने अच्छे से क्लियर किया है और कहां से क्या प्रश्न आपका बन सकता है ये भी मैंने बताने का प्रयास किया है। हर लाइन से प्रश्न बनेगा आपका, इसलिए मैंने हर लाइन को समझाया है आपको। तो हर लाइन को अच्छे से क्लियर करना है, आप नोट कर सकते हैं, बार बार इसको सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा कोर्स आपको यहां पर हम करवाएंगे दोस्तों। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका कोर्स पूरा का पूरा हो जाए और वो भी 1 महीने पहले हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और मोबाइल एप्लीकेशन को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और दोनों में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर हम आपको पूरा कोर्स करवाएंगे। पूरा प्रयास है हमारा, लगातार क्लासेज मिलती रहेंगी आपको, तो आप जल्दी इससे जुड़ जाइए। अब इसमें देखेंगे कि अभी हमने जो आपको बताया महाकाव्य के लक्षण, इनके अतिरिक्त तो और भी इसमें कुछ बातें हैं, कुछ विशेष फैक्ट हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो उसमें मिल जाएंगी लक्षण में, लेकिन कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी अलग हैं, वो मैं आपको एक एक को यहाँ पर क्लियर करूँगा, जहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए विशेष फैक्ट के रूप में हम जानते हैं क्या खास है। सबसे पहले है कि महाकाव्य जो है वो सर्गबद्ध होना चाहिए। ये आपको हमने बता दिया है, इसमें बहुत कोई खास बात नहीं है। हमारा जो महाकाव्य होगा वो सर्गों में बद्ध होना चाहिए, सर्गों में विभाजित होना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि न्यूनतम 8 सर्ग व अधिकतम इसमें कितने भी सर्ग हो सकते हैं, ये भी है इसमें। आगे कह रहे हैं एक नायक होना चाहिए, देव यानी कोई देवता हो सकता है, या धीरोदात्त आदि गुणयुक्त कोई कुलीन क्षत्रिय भी इसमें नायक होना चाहिए, यानी हो सकता है इसमें कोई देवता विशेष भी नायक हो सकता है, या फिर कोई धीरोदात्त गुणों से युक्त कोई कुलीन क्षत्रिय व्यक्ति भी इसमें नायक हो सकता है। आगे कह रहे हैं एक वंश के अनेक कुलीन राजा भी नायक हो सकते हैं। ये बात भी आपको समझनी है, एक वंश के अनेक कुलीन राजा भी इसके नायक हो सकते हैं, जैसे कि रघुवंश। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एक वंश में अनेक कुलीन राजा भी इसमें नायक हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में ध्यान रखना है रघुवंश महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य इसी तरह का महाकाव्य है इसमें, ठीक है ना। आगे चलिए, अब चलिए मित्रों आगे हम बात करते हैं नायक के भेद, यानी कि जो महाकाव्य में नायक होगा हमारा वो कितने प्रकार का हो सकता है, कौन कौन से उसके भेद होते हैं। चलिए कह रहे हैं कि स्वभाव व गुणों के आधार पर नायकों के मुख्य 4 प्रकार बताए जाते हैं। ये नाट्यशास्त्र में भरत मुनि के द्वारा बताए जा रहे हैं, यानी कि हमारे 4 प्रकार कौन कौन से हैं नायक के, वो हम जानेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, एक एक को हम बताते हैं आपको। जो हमारे 4 प्रकार हैं नायक के, उसमें एक एक को समझेंगे और आपको उदाहरण भी इसमें हम आपको बताएंगे, और इनकी कुछ विशेषता हैं उनको भी हम समझेंगे, तभी तो आप अंतर कर पाओगे। विशेषता नहीं बताएंगे, आपको विशेषता नहीं समझ में आएंगी, तो आप इन चारों में अंतर कैसे कर सकोगे। इसलिए विशेषता आपको समझनी है, जिससे कि चारों में आप अंतर कर सको। चलिए सबसे पहला है धीरोदात्त नायक। धीरोदात्त नायक क्या होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, आप विशेषता समझ जाओगे तो अपने आप ही धीरोदात्त नायक आपको समझ में आ जाएगा। इसकी जो विशेषता है वो मैंने लिखी है, जैसे कि गंभीर होता है, क्षमावान होता है ऐसा व्यक्ति, निरहंकारी होता है, अहंकार नहीं होता इसको, और वीर होता है। इसके अलावा दृढ़व्रत और क्षत्रिय राजा होता है। ऐसा यदि है तो वो धीरोदात्त नायक कहलाएगा, ठीक है। तो ये धीरोदात्त नायक की विशेषता है, विशेषताओं से ही हम पहचान करेंगे कि ये धीरोदात्त है कि धीरोदत्त है कि धीर ललित है या धीर प्रशांत है। गंभीर, क्षमावान, निरहंकारी, वीर और दृढ़व्रत क्षत्रिय राजा होता है। जैसे उदाहरण दिए हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत है, ठीक है। अब दुष्यंत के अंदर ये सारे गुण आपको दिखाई देते हैं, जैसे गंभीर, क्षमावान, निरहंकारी, दृढ़व्रत, ये सब क्षत्रिय। इसके अलावा रामायण में बात करें तो राम जी, ठीक है, राम जो हैं वो भी धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा महाभारत की बात करें तो युधिष्ठिर इसी श्रेणी में आते हैं। तो आपको ये 3 ध्यान रखने हैं। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतल का नायक किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो आपको 4 दे देंगे, धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित या धीर प्रशांत। तो आपको देना होगा जवाब धीरोदात्त, ठीक है। आगे चलिए, अब चलिए मित्रों आगे चलते हैं। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं धीरोदत्त नायक। धीरोदत्त नायक की क्या विशेषता है, और इसमें हमारा एक उदाहरण भी आपको हम समझेंगे। देखिए, अहंकारी होता है ऐसा नायक। धीरोदत्त जो नायक होता है वो अहंकारी प्रवृत्ति का होता है,
इसके अलावा आत्म प्रशंसक प्रवृत्ति वाला होता है, आत्म प्रशंसक, खुद की प्रशंसा। और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है, ईर्ष्या करने वाला होता है। इस प्रकार का नायक होता है, उसको हम कहेंगे धीरोधत्त नायक। जैसे कि हमारा एक ये नाटक है उरुभंगम, ठीक है, उरुभंगम के अंदर है भीमसेन। तो भीमसेन जो हमारा नायक है ना, वो धीरोधत्त प्रकृति का नायक माना जाता है। कौन सा नायक? धीरोधत्त प्रकृति का नायक। मान लो प्रश्न आता है कि उरुभंग के नायक जो हैं वो किस श्रेणी में रखे जाते हैं या किस श्रेणी से संबंधित हैं, तो उत्तर होगा धीरोधत्त। अब देखो धीरोदात्त और धीरोधत्त में दोनों में डिफरेंस हो गया। अब दोनों में आप अंतर समझ गए, तो आपको यह भी समझना है कि प्रश्न कैसे बन सकता है, कैसे भी बने, आपको समझ में आ रहा है तो आपका गलत नहीं होगा। आगे चलिए, आगे है धीर ललित। अब धीर ललित नायक कौन होता है? इसकी विशेषता क्या है सुनो। मृदु स्वभाव वाला होता है। इसका जो स्वभाव होता है मृदु होता है, एकदम मीठा स्वभाव होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, कोमल स्वभाव होता है इसका। इसके अलावा कला प्रेमी होता है, कला से प्रेम करने वाला होता है। कला आपकी कोई भी हो सकती है, संगीत की कला है, नृत्य की कला है, चित्र की कला है, अनेक प्रकार की कला है। कोई भी कला हो, कला से प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है। इसके अलावा संगीत प्रेमी होता है, विशेष रूप से संगीत से प्रेम करने वाला होता है, क्षत्रिय राजा होता है। ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? धीर ललित की विशेषता होती हैं। अब आप समझ जाएंगे कि धीर ललित कौन नायक है, धीरोदत्त कौन है और धीरोदात्त कौन है। इसके लिए उदाहरण याद रखना है, रत्नावली जो हमारी नाटिका है उसके अंदर उदयन हमारा कौन है? नायक जो है ना उदयन, वो है आपका धीर ललित प्रकृति का नायक है आपका। कौन है? उदयन। रत्नावली नाटिका के अंदर जो नायक है उदयन, वो धीर ललित प्रकृति का नायक कहलाता है। अब हमारा चौथा और लास्ट प्रकार है धीर प्रशांत। धीर प्रशांत, इसकी क्या विशेषता है? सामान्य गुण युक्त होता है, ब्राह्मण यानी सामान्य गुण युक्त कोई ब्राह्मण होता है या फिर कोई वणिक होता है। सामान्य गुणों से युक्त कोई ब्राह्मण हो सकता है या फिर कोई वणिक हो सकता है। ऐसा यदि है तो उसको हम कहेंगे धीर प्रशांत नायक। क्या कहेंगे? धीर प्रशांत नायक। जैसे कि मृच्छकटिकम के अंदर चारुदत्त नायक होता है। मृच्छकटिक के अंदर हमारा नायक होता है चारुदत्त। तो चारुदत्त जो नायक है वो धीर प्रशांत प्रकृति वाला नायक है। इसको हम धीरोदात्त, धीरोधत्त और धीर ललित नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे धीर प्रशांत प्रकृति वाला नायक। तो मृच्छकटिक का नायक है, उत्तर हो जाएगा धीर प्रशांत। ऐसे आपको समझना है। तो यहां से भी आपके एक आध सवाल बन जाते हैं, ठीक है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट सब में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से मित्रों हमने अभी जाना कि नायक के कौन कौन से भेद होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे बता रहे हैं नायिका के भेद, यानी जो नायिका हैं वो कितने प्रकार की माने जाते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, उनको भी समझते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए मित्रों, नायिका के भेद लिख रहे हैं कि नायिकाओं के मुख्य 3 भेद स्वीकार किए जाते हैं, 3 भेद मानते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से श्रृंगार रस के प्रसंग में हम बात कर रहे हैं, यानी श्रृंगार रस की दृष्टि से जो नायिका है ना वो 3 प्रकार की मानी जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे पहला प्रकार है स्वकीया प्रकार, स्वकीया नायिका। स्वकीया नायिका ये पहला प्रकार है। इसके कुल 13 भेद माने जाते हैं। ये जो स्वकीया नायिका है इसके कुल 13 भेद माने जाते हैं। अब इसकी कुछ विशेषता हैं। हमने कहा कि विशेषता से ही हम पहचान करते हैं कि ये कौन सी नायिका होगी। तो इसकी जो विशेषता हैं वो क्या है? शील, इसके अलावा विनम्र सरल स्वभाव, यानी विनम्र और सरल स्वभाव वाली। इसके अलावा गृह कर्म परा और पतिव्रता स्त्री। ये किसकी विशेषता हैं? ये स्वकीया जो नायिका है उसकी विशेषताएं हैं। तो आपको ये विशेषताएं ध्यान रखनी होंगी। शील, विनम्र सरल स्वभाव वाली, गृह कर्म परा और पतिव्रता स्त्री जो होती है ना उसको कहेंगे स्वकीया नायिका। आगे चलिए, आगे है परकीय नायिका। अब परकीय नायिका कौन होती है? इसके भी 2 भेद हैं। अब पहले आप भेद समझ लेना, 2 भेद हैं इसके, ठीक है ना। और हमने बताया स्वकीय उसमें 13 भेद होते हैं और परकीय के 2 भेद होते हैं। अब परकीय जो नायिका होती है वो कौन होती है? दूसरे की स्त्री
या फिर नायिका हो वह परकीय नायिका होती है। दूसरे की स्त्री हो या नायिका हो उसको हम कहेंगे परकीय नायिका। क्या कहेंगे? परकीय नायिका। ठीक है ना, ऐसे दो प्रकार हो जाते हैं। अब तीसरा प्रकार चलिए, साधारण नायिका। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि एक भेद होता है इसका, साधारण नायिका का एक भेद माना जाता है। अब इसकी क्या विशेषता है सुनिए। साधारण स्त्री होती है ये, या फिर गणिका या वैश्या होती है, और धैर्य युक्त होती है और कला से युक्त होती है। ये इसकी विशेषता है, किसकी? साधारण नायिका की विशेषता है। तो इसका एक प्रकार आपको बताया, और स्वकीय के 13 प्रकार बताए हमने, और परकीय के 2 भेद बताए। ऐसे करके यदि भेदों को हम देखें तो देखो 13, 2 और 1 टोटल हमारे 16 भेद हो जाते हैं नायिका के। यानी मुख्य भेद तो 3 हमने आपको बताए, स्वकीय नायिका, परकीय और साधारण। स्वकीय के 13 भेद होते हैं, परकीय के 2 भेद होते हैं, और साधारण का 1 भेद। सबको मिला के देखते हैं तो टोटल 16 भेद हो जाते हैं। इसके बाद में आगे बता रहे हैं कि पुनः सभी के 8-8 भेद और हो जाते हैं। सभी के 8-8 भेद, यानी 16, जितने भी हमारे 16 भेद है ना, उन सब के 8-8 भेद हो जाएंगे। और तो आप 16 को 8 से गुना करेंगे तो इसका मतलब 128 हो जाते हैं। तो हमारे 128 भेद हो गए। फिर 128 के बाद में कह रहे हैं कि पुनः 128 के भी 3-3 भेद हो जाते हैं। अब 128 को 3 से गुना करो तो हमारे हो जाते हैं 384 भेद। तो टोटल यहां पर नायिका के भेदों की बात की जाए तो टोटल भेद उपभेद सब मिलाकर के 384 हैं। कितने? 384। बात समझ में आई? ऐसी 384 भेद है टोटल। और मुख्य भेद की बात करें तो 3 भेद हैं। ये हम श्रृंगार रस के प्रसंग में आपको बता रहे हैं। स्वकीय, परकीय, साधारण, इनके भेद हैं 16। 16 में हमने आपको बताया कि एक एक के 8 भेद होते हैं। इसके बाद में 128 हो जाते हैं। फिर 128 में हमने कहा कि प्रत्येक के 3-3 भेद और होते हैं, तब हो जाते हैं 384 भेद। ठीक, आगे चलिए। अब देखिए आगे इसमें हमने आपको जानकारी के लिए लिखा है, इसमें कुल 9 रस हैं, यानी कि हमारे 9 रस होते हैं कुल। ये आपको केवल जानकारी के लिए हमने इसमें लिखा है। देखिए केवल नाम ध्यान रखना है। श्रृंगार रस होता है, हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र है, वीर है, भयानक है, बीभत्स है, अद्भुत है और शांत रस है। ठीक है। अब महाकाव्य के अंदर हमने कहा कि श्रृंगार, वीर, शांत, इन तीनों में से कोई एक रस मुख्य होना चाहिए और अन्य रस सहायक हो सकते हैं। तो सहायक में आप 3 को छोड़ के जो भी बच रहे हैं वो सहायक हो सकते हैं। जैसे श्रृंगार, और एक हो गया हमारा वीर, श्रृंगार, वीर और शांत रस। इसके अलावा जो बच गए ना हमारे ये 6, ये क्या है? हमारे 6 रस जो हैं ये आपके सहायक रस के रूप में हो सकते हैं। ऐसे आपको समझना है इसमें। ठीक है ना। अब देखिए मित्रों आगे चलते हैं। महाकाव्य के अंदर सभी नाटक की संधियां होनी चाहिए, ये हमने आपको बताई थी अभी। तो यहां पर मैंने आपको संधियों के नाम लिखे हैं। इसके अलावा कार्यावस्था हमारी कौन सी होती है वो लिखे हैं नाम, और अर्थ प्रकृति हमारी कौन कौन सी हैं उनके भी नाम लिखे हैं। यहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि कौन सी नाटक की संधि नहीं है, कार्यावस्था कौन सी नहीं है, अर्थ प्रकृति कौन सी नहीं है। सबसे पहले देखिए अर्थ प्रकृति के अंदर देखें तो 5 है हमारी, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। ये हमारी 5 अर्थ प्रकृति के नाम ध्यान रखने हैं आपको। ऐसे कार्यावस्था में आपको ध्यान रखने आरंभ पहली अवस्था है, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम, ये हमारी लास्ट है फलागम। इसके बाद में नाटक की संधियों की बात करें तो 5 संधियां मानी जाती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। ये हमारी 5 संधियां हो जाती हैं, 5 ही कार्यावस्था हो जाती हैं और 5 ही अर्थ प्रकृति हो जाती है। ये आपको ध्यान रखने, यहां से प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे चलिए। अब देखिए आगे भी इसमें आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मैं बता रहा हूं कि हमारा जो महाकाव्य है उस महाकाव्य का हमारा कथानक कैसा होना चाहिए। कथानक, उसका जो मैटर है, उसका जो सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में इसमें बता रहे हैं। कह रहे हैं कि पौराणिक हो सकता है, पुराण पर आधारित, पुराण से संबंधित हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है, इतिहास से रिलेटेड हो सकता है। इसके अलावा सज्जन व्यक्ति से संबंधित हो सकता है आपका, पौराणिक हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है, या किसी सज्जन व्यक्ति से संबंध रखने वाला हो सकता है। एक तो ये बात आपको क्लियर करनी है। इसके अलावा 4 वर्गों का वर्णन हो तथा उनमें से किसी एक के फल की प्राप्ति का वर्णन इसमें हो सकता है। तो ये तो होगी कथानक से रिलेटेड बात। आगे है मंगलाचरण से जुड़ी बात।
मंगलाचरण इसमें 3 प्रकार से हो सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला है नमस्कारात्मक, दूसरा है आशीर्वादात्मक और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक। ये 3 प्रकार से हमारे मंगलाचरण हो सकते हैं। जैसे नमस्कारात्मक मंगलाचरण रघुवंश के अंदर किया जाता है ना, तो रघुवंश का जो आपका मंगलाचरण है वो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। ऐसा भी प्रश्न आया है कई बार, जैसे रघुवंश में किस प्रकार का मंगलाचरण होता है, तो उसमें उत्तर होगा नमस्कारात्मक मंगलाचरण। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम में कैसा होता है? आशीर्वादात्मक। इसके अलावा वस्तु निर्देशात्मक जो हमारा मंगलाचरण है वो आपको बताना है कुमार संभव में, किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम। ऐसे आपको ध्यान रखने हैं कि कुमार संभव में मंगलाचरण होता है वस्तु निर्देशात्मक, किरातार्जुनीयम में होता है वस्तु निर्देशात्मक, नैषधीय चरितम में होता है वस्तु निर्देशात्मक। यहां से आपका एक सवाल जरूर बन जाता है, क्योंकि यहां से सवाल पूछा हुआ है पहले। तो मंगलाचरण 3 ध्यान रखने हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। इनके हमने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे रघुवंश में नमस्कारात्मक, अभिज्ञान शाकुंतलम में आशीर्वादात्मक और कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम में वस्तु निर्देशात्मक। ठीक, आगे चलिए। आगे बता रहे हैं रस से रिलेटेड बात, यानी कि श्रृंगार वीर शांत में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए। जैसे कि नैषधीय चरितम में श्रृंगार रस प्रधान है, किरातार्जुनीयम के अंदर वीर रस प्रधान है, शिशुपाल वध में वीर रस प्रधान है और रघुवंश और राजतरंगिणी के अंदर शांत रस प्रधान है। ऐसे हम आपको अलग से सेपरेट वीडियो बाद में बना देंगे। जितने भी हमारे काव्य हैं जो फेमस हैं, 25, 30, 40 जो भी मेन काव्य हैं हमारे, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनमें कौन रस प्रधान है, ऐसा हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखते हैं नामकरण की बात है, यानी कि नामकरण किस आधार पर होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि कवि के आधार पर नामकरण हो सकता है, इसके अलावा कथानक के आधार पर नामकरण हो सकता है, या फिर नायक या प्रतिनायक के आधार पर भी नामकरण किया जा सकता है। जैसे कि कवि के आधार पर है भट्टी काव्य, यानी भट्टी काव्य जो है हमारा, वो भट्टी जो है ये कवि के नाम है, यानी कवि के नाम के आधार पर ही इसका नामकरण किया गया है। एक है शिशुपाल वधम, इसका यहाँ पर है कथानक के आधार पर, यानी शिशुपाल का वध होता है इसमें, इसलिए यहाँ पर कथानक के आधार पर नामकरण कर दिया। ऐसे है नायक के आधार पर नैषधीय चरितम। ठीक है, तो नैषधीय चरितम में है आपका नायक के आधार पर। इसी तरह प्रतिनायक के आधार पर किरातार्जुनीयम। ठीक है, अर्जुन जो है वो प्रतिनायक माना जाता है इसमें, तो इसलिए यहाँ पर नाम होता है किरातार्जुनीयम। तो ये आपका प्रतिनायक के आधार पर है। तो इस तरह से यहाँ स्पष्ट है कि हमारे महाकाव्य में जो नामकरण हम करते हैं वो कवि के आधार पर हो सकता है, कथानक के आधार पर हो सकता है, या नायक या प्रतिनायक के आधार पर हो सकता है। ठीक, आगे चलिए। आगे बता रहे हैं सर्ग का नामकरण किस आधार पर होना चाहिए। वर्णनीय कथा वस्तु के आधार पर, यानी कि सर्ग के अंदर जो विषय वस्तु है, जिसके विषय में बताया जा रहा है, उसके आधार पर सर्ग का नामकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, सर्ग के विषय में सर्ग का जो नामकरण होगा ना, वो सर्ग की कथा वस्तु के आधार पर होना चाहिए। ऐसे आगे कह रहे हैं छंद प्रयोग, प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग हो, लेकिन सर्ग के अंत में बदल दिया जाना चाहिए। ये भी हमने आपको बताया था कि एक ही छंद हो, लेकिन लास्ट में उसका परिवर्तन कर देना चाहिए। जैसे किरातार्जुनीयम की हम बात करें, मान लो तो पहले सर्ग में वंशस्थ है आपका, यानी कि आप देखोगे तो इसमें वंशस्थ मिलेगा, और लास्ट में आप देखोगे तो इसमें मालिनी छंद मिलेगा आपको। ठीक है, वंशस्थ मिलेगा पूरे में, लास्ट में जाके इसमें मालिनी छंद है, जो कि छंद परिवर्तन हो जाता है लास्ट में जाकर के। ठीक है ना, ऐसे। इसके बाद में लास्ट में हम बता रहे हैं कि महाकाव्य का उद्देश्य क्या रहना चाहिए। तो कह रहे हैं कि धर्म व न्याय की विजय तथा अधर्म और अन्याय की पराजय, ये हमारे उद्देश्य के रूप में होने चाहिए। इसमें जब भी हम महाकाव्य बनाते हैं तो उसका एक उद्देश्य हम पहले से ही फिक्स करते हैं। तो कहा कि उसमें इस तरह का उद्देश्य होना चाहिए जहां धर्म या न्याय की विजय की बात हो, या अधर्म या अन्याय की पराजय की बात हो। इस तरह का हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको महाकाव्य से रिलेटेड जो भी फैक्ट आपके हो सकते हैं एग्जाम के हिसाब से, वो सब मैंने आपको यहाँ बताए। ठीक है, जिसमें हमने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। जो भी बातें हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, सबकी सब। एग्जाम में इनमें से कहीं से भी कोई भी प्रश्न आपका
बन सकता है। लगातार क्लासेज यदि आप चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मोबाइल एप्लीकेशन को अभी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए और लगातार क्लासों का आप आनंद लीजिए और अपनी अच्छी तैयारी करके आप एक सीट पक्की कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी आपका सवाल है, दिमाग में कोई भी शंका है आपकी, तब भी आप सवाल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। आज की क्लास ज़रूर कमेंट करना और हमारी क्लास का इंतज़ार करना। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय माता दी।